बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान, जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में इत्तलात ये हैं कि वो अमेरिका जाके लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो माशी मसाइल है, जो स्पोर्ट्स की सूरत हाल है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अब जो है वो अपना मुस्तकबिल जो है वो अमेरिका की लीग्स में तलाश करना शुरू कर लिया है। क्या वाकई अमेरिका में इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को वहाँ पे प्रॉपर मौके मिल सकेंगे, और क्या वाकई वहाँ पे क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के जाने से उनकी क्रिकेट में भी बेहतरी आएगी और साथ साथ उनके माशी मसाइल भी हल होंगे। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से टेलीफोन कॉल पर आसिफ मुस्तफा साहब के, जो काफ़ी अर्से से अमेरिका में मुकीम है और मुख्तलिफ टीमों की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खुद भी अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से अपने विकेट जो है वो मुखालिफ बॉलर्स को दिया करते थे। बहुत कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। भारत क्रिकेट पर सियासत करता है। भारत की दीगर खेलों की टीमें यहां आती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ क्रिकेट में प्रॉब्लम है। विफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता एहसान मजारी। दौरा श्रीलंका में पहले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग। एक साल से टेस्ट क्रिकेट में दूर शाहीन आफरीदी की हम्बनटूटा में 3 विकेटें। श्रीलंकन बोर्ड 11 196 रन पर आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 160 रन बना लिए। इमर्जिंग एशिया कप में भारत पर सबकत हासिल है। मोहम्मद हारिस। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज का इंतजार है। पाकिस्तान टीम को सीजन की पहली सीरीज जितवाने की कोशिश करूंगी, आलिया रियाज। वेस्ट इंडीज और भारत के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप कल से सऊदी अरब में शुरू होगी। अंडर 21 एशियन चैंपियन एहसन रमजान पहला मैच ईरान के तीरदाद आजादीपुर से खेलेंगे। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टेनिस टीम का स्क्वाड फाइनल। टेनिस स्टार एहसामुल हक एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम फाइनल। इवेंट में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी शरीक होंगे। दिफाई चैंपियन जोकोविच विंबलडन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन के, जिनके बारे में हमेशा से ही कहा जाता है कि उनको अपने विकेट की अहमियत का, अपनी अफादियत का उनको एहसास था और बहुत ही मुश्किल से अपने मुखालिफ बॉलर्स को विकेट देते थे। और आज इनको शो में जो मदू करने का मकसद है वो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अमेरिका में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स में जो भी मेहमान आता है वो बिला वजह में नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई ना कोई रेलिवेंस जरूर होती है उस टॉपिक के लिहाज से, उस मुद्दे के लिहाज से, उन इश्यूज के हवाले से। आसिफ मुस्तफा साहब जहां एक तरफ अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे, वहीं दूसरी खासियत इनमें यह भी है कि इन्होंने अपने कैरियर का जो आखिरी टेस्ट मैच है खेला था वो अगेंस्ट श्रीलंका ही खेला था 1997 में, और वहां भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी और ऑलमोस्ट उन्होंने 40+ रन स्कोर किए थे उस मैच में। और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो शायद 49 रन इन्होंने उस मैच में स्कोर किए थे। उसके बाद फिर इनका टेस्ट कैरियर जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं हो सका। आसिफ भाई को शो में हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप कोचिंग के असाइनमेंट पे हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले एक नज़र डालेंगे जो साइड मैच खेला जा रहा है उस मैच की समरी पे कि पाकिस्तान की टीम ने बड़ा अच्छा यहां पर आगाज़ किया। समरी दिखाइए जनाब कि क्या रहा आज पहले दिन के इस खेल में, कि जहां पे सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए और 196 रन बनाकर श्रीलंका की टीम जो थी वो आउट हुई। साइड मैच में 113 रन बनाए फर्नांडो ने 21 रन की इनिंग खेली। मैंडिस ने, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में पाकिस्तान ने 160 रन बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पे। 36 रन की मामूली सी बढ़तरी जो है वो इस वक्त श्रीलंका को हासिल है, जबकि शान मसूद ने 83 रन बनाए, इमाम ने 26 बनाए और लशक्तिया ने जो है वो 2 विकेटें हासिल की हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे कमबैक हुआ है जनाब शाहीन शाह आफरीदी का भी और साथ साथ हसन अली का भी, जिनकी सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। और शान मसूद जो काफ़ी अर्से से रन के हवाले से कहत का शिकार थे, आज उन्होंने भी 83 रन की इनिंग खेली है। तो आसिफ भाई ये बताइएगा, आप श्रीलंका में आप खेलें, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का स्क्वाड आपको किस हद तक बैलेंस लग रहा है, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के सिलसिले में सीरीज खेली जा रही है।
अरे पाकिस्तान की टीम जो है मेरे हिसाब से तो बैलेंस है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्टर्स ने टीम बनाई है। लेकिन ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि बहुत से प्लेयर्स ये समझते होंगे कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, या जो समझते होंगे उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन इज अ परफेक्ट बैलेंस टीम है जो पाकिस्तान की श्रीलंका में मैचेस खेलने गई भी है। ठीक है। और हसन अली की सिलेक्शन के हवाले से लोग बात कर रहे थे कि जी हसन अली की परफॉर्मेंस जो है वो इस हद तक नहीं है कि उनको पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट किया जाए। काउंटी जाके वो खेल रहे थे, उस बेस पे उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, लेकिन आज उन्होंने 3 विकेटें हासिल करके किसी हद तक अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिखाया। आप हसन अली की जहां तक मेरे ख्याल उसकी सिलेक्शन इस बेस पे हुई है कि वो जरा लॉन्ग स्पेल कर सकता है, 20 ओवर दिन में कर सकता है। इससे पहले हमारे पास जो बॉलर कुछ खिलाए गए थे वो मोस्टली T20 वाले बॉलर थे, जिनका शॉर्ट बस्ट होता था, बॉलिंग कर सकते थे, लॉन्ग स्पेल्स नहीं कर सकते थे। तो मेनली जो है उसको 4 डे क्रिकेट की तजुर्बे या 4 डे क्रिकेट की जो रिक्वायर्ड होती है, लॉन्जेविटी, जो एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, उस बिना पे इसकी सिलेक्शन हुई है कि probably he can bowl 20 to 25 overs in an inning. ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि वर्कलोड मैनेजमेंट उनका मैनेज नहीं किया जा रहा, वो बहुत ज़्यादा तसलसल के साथ मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी इंजरी के बावजूद भी खेल रहे हैं। और श्रीलंका का जो ह्यूमिड वेदर है, आप इस बात के खुद विटनेस होंगे कि आप ही की एयरलाइन के मोहम्मद जाहिद जो पाकिस्तान के लिए भी खेले, श्रीलंका में अनफिट हुए, उसके बाद उनका कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया। जिस रफ्तार के वो बॉलर थे, पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट था जो वेस्ट हुआ। शाहीन शाह अफरीदी की इस टेस्ट सीरीज़ में सिलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि क्या दुरुस्त फैसला है कि उनको टेस्ट क्रिकेट इस गर्म और मरतूब मौसम में खिलाई जाए? देखिए, हर एक प्लेयर के इंडिविजुअलिटी के ऊपर होता है कि इंडिविजुअल वो क्या सोचता है कि उसकी फिटनेस किस तरह की है। अगर वो शाहीन अगर फिट मैचेस खेलने के लिए इस गर्म मौसम में या ह्यूमिड मौसम में, तो उसको जरूर खेलना चाहिए। ये तो एक इंडिविजुअल अपने और जो भी उसके साथ जो वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं वो देखना चाहिए कि किस तरह वो कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि वो हमने पाकिस्तान की चैंपियनशिप का मैच है ICC, तो हम उस प्लेयर के जो एक फ्यूचर गेम्स है उसको हम स्टेक पे नहीं लगा सकते। लेकिन ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कैसे डिसाइड करते हैं। अगर वो फिट है और बिल्कुल फुली फिट है, ये नहीं कि बिल्कुल फुली फिट का 100% फिट नहीं, 100% से भी ऊपर जो फिट है कि वो खेल सकता है तो भी खेलना चाहिए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उसको खेलना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस है, वो हमारा प्राइम बॉलर है, उसका वर्कलोड तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सर अभी एशिया कप भी आ रहा है, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म की लीग्स भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक ही ऐसा स्ट्राइक बॉलर है कि जो पहले ही ओवर में विकेट लेने के हवाले से मुखालिफ टीमों पे प्रेशर डालने के हवाले से मशहूर है। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास वसीम, वकार, शोएब अख्तर जैसे बॉलर तो है नहीं, आकिब जावेद जैसे बॉलर तो है नहीं कि जो स्ट्राइक बॉलर कहलाए जा सकते हो, तो आपको लगता है कि इनको बहुत संभल के, बहुत ख्याल से खिलाना चाहिए? और अगर मैं ये पूछूं कि आसिफ मुश्तबा अगर कोच हों तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को? देखिए, बहुत सारी अगर देखिए शाहिद अफरीदी का जो है वो ये जरूर है, आपका एक प्राइम बॉलर से मिला उसको बड़े आपके जो इम्पोर्टेंट मैचेस आ रहे हैं, जो एशिया कप है, वर्ल्ड कप मैचेस हैं, उसके जो इनिशियल ओवर है जिसमें पाकिस्तान को स्ट्राइक मिलती रही है, जिसके वजह पाकिस्तान हर गेम में ऊपर आया। अगर हमें शुरू के ओवर्स में जो शाहीन अफरीदी विकेट लेके देता रहा है, अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रन पड़ सकते हैं। लेकिन शाहीन अफरीदी को आप देख सकते हैं, हमारे पास टाइम है, आप पहला मैच खिला के अभी जैसे मैच खेलें, इसके बाद उसकी जो है ना वो फिटनेस तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली उसकी एंड्योरेंस कितनी है, वो कितना सस्टेन कर सकता है 5 दिन में, उसको अगर 40 ओवर्स करने पड़े तो वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो देखें ना, उसकी बॉडी या उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक मैच आप खिला के देख सकते हैं, टेस्ट मैच नहीं हो तो फिर आप दोबारा रेस्ट कराते हैं उसको। लेकिन इंजरी नहीं हो, देखें एक इंजरी और टायर्डनेस या वर्कलोड 2 डिफरेंट चीजें हैं। इंजरी है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको मतलब 5% की इंजरी है तो उसको मैच नहीं खेला। ठीक है, आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त लेके ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद मिस्टर वॉल आसिफ मुश्तबा से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे आसिफ मुश्तबा साहब बजरिया टेलीफोन कॉल अमेरिका से बराह रास्त। लेकिन आसिफ भाई थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, क्योंकि एक बड़ी हैपनिंग हुई है। जय शाह और ज़का अशरफ साहब की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तफसीलात के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए मौजूद है GTV के नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम साहब, सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। असगर अजीम साहब, आपको हम शो में खुश आमदेद कहते हैं। आसिफ मुश्तबा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इस मुलाकात से क्या आप हौसला अफजा नताइज की उम्मीद की जा सकती है और इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया अली भाई और आसिफ मुस्तफा को भी मेरा सलाम। देखिए, बहुत ही अहम मुलाकात पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये जो इस मुलाकात की तस्दीक खुद चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ ने की है और जय शाह के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे शेयर की है। इस हवाले से जो जराए बताते हैं कि ज़का अशरफ ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह जय शाह को वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के मुखालफत कर रहे थे और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं तो फिर अचानक क्यों मान गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मौजूदा जो बोर्ड है वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आकर भारत खेले, क्योंकि फिर पाकिस्तान को भी भारत जाना है। काफी अच्छी मुलाकात रही, खुशगवार मुलाकात रही है, लेकिन जय शाह ने जो है जरा बताते हैं कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करना और श्रीलंका को राजी करना ये सब भारत इसके पीछे मौजूद है और पैसा भी भारत का मौजूद है। श्रीलंका बिल्कुल कंगला हुआ है, उसको इस इवेंट के लिए पैसे भी हमारे जो इतलात है वो यही बताते हैं कि भारत ने ही दिया है। इस हवाले से बहुत मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान आए या हाइब्रिड मॉडल का अब कोई चांस इसमें तब्दीली नजर आए। मुझे लगता नहीं कि कोई ब्रेक थ्रू बड़ा मिलेगा, ताहम ये तो तयशुदा है कि पाकिस्तान। असगर मुझे आसिफ मुश्तबा साहब काफी देर से होल्ड किए हुए, मुझे ब्रेक पे भी जाना है। ये बताएगा कि जय शाह साहब को भी दावत दी है ज़का अशरफ साहब ने और कहा है कि आप पाकिस्तान आए, हम बड़ी जबरदस्त और कौम है और हक मेजबानी बड़ा अच्छा अदा करते हैं, और दूसरी तरफ जय शाह ने भी इस पर कुछ हद तक आमादगी जाहिर की है और उन्होंने भी ज़का अशरफ साहब को दावत दी है कि आप वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए इंडिया आए। इस हवाले से कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो हमारे यहाँ बहुत अहमियत की हामिल रही है हर दौर में, कोई भी हुक्मरान हो, लेकिन आपको ये याद होगा कि हमारे एक साबिक चेयरमैन जो है इसी टेंशन के माहौल में भारत गए थे तो उनके साथ क्या सलूक हुआ था और भारतीय बोर्ड ने क्या रवैया अख्तियार किया था, वहाँ अवाम ने क्या किया था उनके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई ब्रेक थ्रू सामने आए कि भारतीय बोर्ड के सरबराह, हाँ हो सकता है कि उनके एक दो नुमाइंदे यहाँ जरूर आ जाएं और वो मामला का जायजा, लेकिन वक्त बहुत कम है और इतना वक्त है नहीं कि अब मजीद कोई तब्दीली हम इसमें देखें, और ना ही भारतीय गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि बोर्ड जो है वो भारत के हुकूमत के मातहत है और यही मौक़िफ़ ज़का अशरफ ने भी अपनाया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी जो है वो नहीं चाहती कि हम अगर आप ना आए तो हम वहाँ आए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी भी बनाई है, गो के उस कमेटी का फैसला अपनी जगह, लेकिन मेरे जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि उसने वर्ल्ड कप हर सूरत खेलना है, क्रिकेट को बचाना है और फिर उस इनामी रकम की तरफ भी जाना है, क्योंकि पाकिस्तान टीम लास्ट टाइम जो है वो सेमीफाइनल फाइनल खेली है, सेकंड पोजीशन पर आई है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो भारत ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे, इस मुद्दे से अपडेट कर रहे थे। आसिफ भाई, आपसे मैं इस मुलाकात के हवाले से भी बात करूंगा, गाय बगाए हम अपडेट भी करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आसिफ मुश्तबा साहब से क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आसिफ मुश्तबा खुद क्रिकेटर हैं, तो उनसे क्रिकेट की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान के बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे और आसिफ भाई मौजूद हो और बाएं हाथ के बैट्समैन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आसिफ भाई, शान मसूद पे भी बहुत तनकीद की जा रही थी कि शान से रन्स नहीं हो रहे हैं और उनके सिलेक्शन के लिए कुछ बैरूनी अवामिल थे जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन आज 83 रन की इनिंग खेली शान ने, 3 छक्के भी उन्होंने लगाए। शान के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि सलाहियत तो उनमें है, बतौर बाएं हाथ के बैट्समैन आप क्या समझते हैं वो टेक्निकली क्या गलतियां कर रहे थे या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनसे रन्स नहीं हो पा रहे? देखिए, टेक्निकली तो हर कोई परफेक्टली साउंड तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके पास स्किल है, उसके पास टैलेंट है, उसके पास टेक्निक भी है। अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी वो एक अलग चीज है,
और जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्रिटिसिज्म तनकीद तो होगी ना कि उसको आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन पे जो कोचेस हैं कैप्टन का कॉन्फिडेंस होता है कि आज ये स्कोर नहीं करा लेकिन कल जाके स्कोर करेगा। तो ये चीज़ें जो है चांद मसूद पे अप्लाई होती है कि आपके पास जो टीम मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है, कोच है, उनको उस पर कॉन्फिडेंस होगा तो उसको सिलेक्ट किया गया है कि इवन इतने सारे मैचेस इनिंग्स फेल होने के बाद भी। और देखें जो अगर स्किल है, टैलेंट है और देखें आपको शो भी गया कि उसका फॉर्म है, वो ही कैन कम बैक टू हिज फॉर्म एंड स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस। तो ये चीज़ें बहुत सारी हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी सिलेक्शन गलत है क्योंकि वो प्लेयर अच्छा है और वो परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा आसिफ भाई, बतौर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आप क्या समझते हैं? अगर मैं इमाम की बात भी करता हूं, अगर मैं शाहिद मसूद की बात भी करता हूं, क्या हमारे जो ये बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, क्योंकि आपने मिडिल ऑर्डर से आगाज़ किया, फिर आपने पाकिस्तान के लिए शारजाह में इनिंग का भी आगाज़ किया, बैक टू बैक आपने सेंचुरीज भी स्कोर की, तो आप क्या समझते हैं कि बतौर टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बाएँ हाथ के बैट्समैन, क्या हमारे जो ये प्लेयर हैं इनको अपनी ऑफ स्टंप का इतना पता नहीं होता, इसीलिए शायद बल्ला ज़्यादा बाहर निकाल लेते हैं? देखिए ऑफ स्टंप का तो जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जो जल्द से जल्द इस चीज को ठीक कर लेगा तो उसके आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑफकोर्स जो बैट्समैन है वो बैट थोड़ा निकाल लेते हैं लेकिन उसको ठीक किया जाता है, इसमें कोई ऐसा बिग इश्यू नहीं है। लेकिन आप क्रिकेट थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि चेंज हो गई कि आपको थोड़ा समटाइम्स ना अपनी बॉडी से होवे खेल के आई एंड कोऑर्डिनेशन के साथ स्ट्रोक्स खेलने पड़ते हैं। उस प्रोसेस में वो रन भी बनाते हैं, उस प्रोसेस में वो आउट भी होते हैं। अगर आप पूरी इनिंग देखें तो हर बॉल जो है वो कोई बिल्कुल बॉडी के साथ रख के नहीं खेल रहे जिसमें चौके मार रहे होते हैं, इसमें चौके भी लगते हैं, कभी आउट भी आते हैं। तो क्रिकेट थोड़ी चेंज हुई है अभी आज के ना। तो आज मोस्टली ये है कि आप बॉडी बैलेंस से आई हैंड कोऑर्डिनेशन आप शॉट्स खेलें। ऑफकोर्स ये हो सकता है। और टेक्निकली आपको कोई भी इतनी चीजें आप इतनी इंपॉर्टेंट पास नहीं, बेसिक टेक्निक होनी चाहिए और मेन चीज आपको रन बनाने आने चाहिए। कैसे आप रन बनाएं, चाहे आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो, चाहे बैलेंस करके बनाएं, चाहे अवे ऑफ द बॉडी खेलें। आपको उसको अपने कॉप करना, जहाँ मुश्किल है आपको अवे ऑफ द बॉडी करना, वापस आप बैक टू द बेसिक्स आ जाए। तो ये चीजें होती है कि आप अडॉप्ट करें अपने आप के सिचुएशन के हिसाब से, कौन सी पिच है, कैसी बॉलिंग है, कैसे खेलना उस मौके पर। ये तो सारी अडॉप्शन है के ऊपर आती है। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, आप श्रीलंका में खेले और अभी मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आपका जो कैरियर का लास्ट टेस्ट मैच में था उसमें आपने 49 रन भी बनाए, कोलंबो में आप खेले। तो श्रीलंका में बैटिंग करना क्या डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी पिचेज या जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेज हैं, अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेते हैं तो? नहीं, जब हम खेलते रहे मतलब वही वहाँ की पिचेस भी जो है ना मोस्टली पाकिस्तान इंडिया की तरह होती हैं, जो है ना ग्रासलेस होती है। सिर्फ एक आध पिच जो आप कभी कभी कैंडी में अगर मैच है तो वहाँ पे आप सीम विकेट मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोलंबो खेलें, बाकी जब मैं कोलंबो कैंडी मैच खेले, बाकी जब चेस्टर्न जो एरिया वहाँ तो मैंने नहीं खेले मैच, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन जो विकेट्स हैं वो इसी तरह की होती हैं, ग्रासलेस होती थी और अभी भी मेरा ख्याल ग्रासलेस ही होंगी वहाँ पिचेस। समटाइम्स जो है वो हो सकता है कि अगर रिवर्स स्विंग को फायदा पहुंच जाए और स्पिनर्स को हो सकता है फायदा हो जाए। ठीक है, क्योंकि सर श्रीलंका में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड निस्बतन बेहतर है। 25 में से जो है 9 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीता, 8 श्रीलंका जीता, 8 ड्रॉ हुए। तो अददी एतबार से तो हमें बढ़तरी हासिल है। लेकिन आप एज ए सीनियर बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन के तौर पे कि जो बिल्कुल भी बॉलर को मौका ही नहीं देते थे विकेट हासिल करने का, क्या सजेस्ट करेंगे कि इन पिचेस पे किस अंदाज से बैटिंग करनी चाहिए? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चाहे मुरलीधरन हो, चाहे रंगाना हिरात हो, वो हमेशा हमें तंग करते हैं, हमारे बैट्समैन के लिए दर्द-ए-सर बने रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर अभी जैसे मैं पहले कहा कि क्रिकेट चेंज हो गई, अगर आप ज़्यादा डिफेंस में जाएंगे तो आप ज़्यादा मुश्किल में आएंगे। तो आप मतलब कॉम्बिनेशन है कि आपको जो आपको बहुत बॉल मिलनी है वो आपको उस पर रन बनाना है, उसको डिफेंड नहीं करना। जो अच्छी बॉल है डिफेंड, ये नहीं कि पहली बॉल खेलने गया और फुल टॉस मिली उसको आपने डिफेंड कर लिया 50 पे चौका मारने के। तो जो एटीट्यूड, जो अप्रोच है वो डिफरेंट होगी कि आपको जो रन वाली बॉल उस पर रन बनाने हैं, जो आपको समझते हैं कि आपके लिए वो डिफेंड करने वाले वो डिफेंड करें। ये नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफेंड आप डिफेंड करने लगे और फॉर द सेक ऑफ अटैक हर बॉल को आने वाली बॉल को अटैक करना शुरू करते हैं, ये भी नहीं है। तो ये बड़ी मतलब टेस्ट मैच है, निपितुली इनिंग खेलनी पड़ती है, कहीं डिफेंड करना पड़ता है, कहीं तेज खेलना पड़ता है, या कहीं भी होता है। क्रिकेट चेंज हो गया ओवर द इयर्स, क्रिकेट बहुत चेंज हो गई। तो इसके लिए हम जो है आपको स्ट्राइक, पहले हमने अभी आज तक नहीं सुना था कि टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट भी लोग उसके लिए बात करने लगे। तो स्ट्राइक रेट भी बात होती है टेस्ट मैच में कि किसका स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच में अच्छा है। तो ये कि आपको बस स्कोर करना है मेरे हिसाब से, कि आप स्कोर करें, कोशिश करें स्कोर करने की। जैसे स्कोर करेंगे तो बॉलर्स को मौका मिलेगा और ताकि विकेटें मिल सके ना।
ठीक है। अच्छा भाई, अब जो एक डिबेट और भी चल रही है वो ये है कि क्या सरफराज विकेट कीपिंग करेंगे या रिजवान करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता सीरीज़ में सरफराज बहुत ज़बरदस्त खेल के गए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान को वाइस कैप्टन जो है वो अपॉइंट किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आज तो सरफराज ने विकेट कीपिंग की है, बाबर भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए कि रिजवान के सरफराज हमारे फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि रिजवान की टीम में जगह बनती है या किसी बैट्समैन को सेक्रीफाइस करके रिजवान को ऐसे बैटर खिलाया जाएगा? ये वैसे एक ट्रिकी पॉइंट तो है, क्योंकि सरफराज ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की टेस्ट मैच में, और बाबर ने जो स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से तो सरफराज विकेट कीपिंग खेलेंगे और खेलेंगे टेस्ट मैचेस। अगर रिजवान को आपने खिलाना तो रिजवान एज अ बैट्समैन जैसे खेल सकते हैं वो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर आपके पास एक सॉलिड बैट्समैन की जगह है तो रिजवान को एज अ बैट्समैन खेलना चाहिए। अगर आपको सॉलिड बैट्समैन, ये नहीं कि बस आप फॉर द सेक ऑफ बैट्समैन आप किसी के बैट्समैन को खिला दें, तो रिजवान प्रॉब्ली से अच्छा बैटर हो एज अ बैट्समैन, क्योंकि बैटिंग एज अ बैटिंग मैच में शिरकत करना टोटली डिफरेंट है जो कि आप विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे करेंगे, क्योंकि उसकी विकेट कीपर बैट्समैन की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी विकेट कीपिंग होती है, वो विकेट कीपिंग में कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। जो बैटिंग में आता तो वो उसमें उसको एक कॉन्फिडेंस होता है बैटिंग करते वक्त। लेकिन अगर एक विकेट कीपर सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलेगा वो डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट माइंडसेट होता है। हम ये तजुर्बा पहले भी कर चुके हैं, जब राशिद मोइन खान एक साथ खेले हैं तो उसका भी हम तजुर्बा कर चुके हैं, कामयाब नहीं हुआ। तो लेकिन आप दोबारा भी कर सकते हैं तजुर्बा, देखें इस बार शायद कामयाब हो जाए। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई आप समझते हैं कि अगर सरफराज जिस तरह गुज़िश्ता सीरीज़ में बड़ा अच्छा खेल के गए, यहाँ भी अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप के लिए बड़े मजबूत कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि अभी सिलेक्शन कमेटी भी मुमकिन तौर पे चेंज होगी, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात चल रहे हैं, तो सरफराज एक अलार्मिंग साइन बन सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया बन सकते हैं। हमारे लिए तो शायद लम्हे फखरिया बन जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया बन सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सारे प्लेयर हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, बस किसी का देखें कभी कुछ होता रहता है, 19 अप एंड डाउन आते रहते हैं, इसमें वो बात नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी है, करंट सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने कभी भी सरफराज को अपने वनडे प्लान में रखा है। दो क्या सरफराज की परफॉर्मेंस वनडे में भी अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सरफराज उनके वनडे प्लान में है। लेकिन जैसे आपने कहा कि नई सिलेक्शन आती है, आप जो भी चीफ सिलेक्टर आता है, जो भी नाम से तेरे गर्दिश हैं अखबारों में या मीडिया में, वो आते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, वो किस तरह लेके चलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन आते हैं, ये तो उनके ऊपर ही है। लेकिन फिलहाल जो है सरफराज का तो जो है वनडे प्लान में तो उनका हिस्सा है ही नहीं ना, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है जो उनकी एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि जिस तरह वो स्वीप खेलते हैं, इस तरह स्पिनर्स को टैकल करते हैं, क्योंकि कराची के बैट्समैन अमूमन जो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, जिस तरह आप भी स्वीप किया करते थे, आपके दौर के और बैट्समैन होते थे, बासित अली होते थे और कराची के मुदीर उल हक होते थे, बड़ा अच्छा स्पिनर्स को खेला करते थे। आपको लगता है कि जो इनकी एक्स्ट्रा एबिलिटी है, अगर वो यहाँ पे सिलेक्टर्स को भाग गई तो शायद ये वनडे के लिए कंसिडर हो जाए? देखिए, कंसिडर पहले भी हो सकते थे, जब आप स्पिनर्स की बात करें कि ऐसे मौके आए जहाँ पे स्पिनर्स को हमें टैकल करना था, लेकिन हमने उनको नहीं खिलाया। तो उन्होंने उसके होते हुए भी जो है ना, उन्होंने उसको जो आप जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हम टैकल करने के लिए उसको एज ए अगेंस्ट स्पिनर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पैस में किया नहीं है। पता नहीं, जैसे प्रेजेंट में अगर देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैट्समैन क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन किस वक्त किस वजह से किस ये टीम के लिए फायदेमंद होता है, उसको कराना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी हो। तो ये चीज तो टीम को देखते हुए एक ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ, एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ अगर करें, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया और वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ऐसा क्या हुआ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सो चीजें करने के लिए, हम प्रेशर्स को रिलीज करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनकी बात सुन लेते हैं, और जो कि कभी समटाइम सही नहीं होती, तो ये चीजें हम हटानी पड़ेंगी, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क का सिस्टम है कि हम जो है ना प्रेशर को जो ना ले नहीं पाते, मजबूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आज समझ सकता हूँ सब लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा मैं मुझे ब्रेक पे भी ज़्यादा, लेकिन क्विकली 2 सवाल करूंगा। टॉस कितना वाइटल होगा, आपको क्या लगता है? क्या टॉस दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चौथी इनिंग श्रीलंका में या किसी भी टेस्ट मैच में हमेशा मुश्किल होती है? नहीं, टॉस जीत के तो ऑफकोर्स जो भी ख्याल है श्रीलंका में वो होता है, जो भी टॉस जीता पहले बैटिंग करता है, क्योंकि वो फोर्थिंग में पिच का पता नहीं होता कि खेलिए कैसे, क्योंकि टूट जाती है समटाइम, वो स्पिनर्स के लिए हो जाती कम, अनइवन होती कमी, समटाइम बहुत एक्स्ट्रा स्पिन हो जाती है, अनस्टेबल टाइप की होती है। तो पहले बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग वो भी करेंगे, पाकिस्तान भी करेगी या श्रीलंका भी यही करेगी, अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंडीशन चेंज हो गई हो फर्स्ट बैटिंग करते वक्त।
ठीक है। और आसिफ भाई लास्ट अभी इस ब्रेक का लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो श्रीलंका कितना अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि वो भी क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेल कर आ रहा है, या श्रीलंका की क्रिकेट भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में? नहीं, श्रीलंका तो प्रेशर में है, क्योंकि वो अभी प्रेशर भी हो सकती है, एक दूसरी जगह कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप के लिए उनकी मुश्किल थी और जीत के आए वो लोग। लेकिन जो क्रिकेट वो खेलते आए डेफिनेटली वो क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड था वो इतना तो मेरा नहीं हाल के वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल से बहुत सारी चीजें अच्छी की जा सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो है वो चांसेस ज्यादा अगेंस्ट रहने का वहाँ पे इस वक्त। ठीक है। आसिफ भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि हमारे शो पे जब गेस्ट को मदऊ करते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी बड़ी रिसर्च के बाद किसी भी गेस्ट को फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि आसिफ भाई को आज शो में लेने का मकसद भी ये था कि श्रीलंका में ये खेलें, और इनका जो डेब्यू हुआ है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हुआ, वनडे का और टेस्ट का, और अभी वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है। इस तरह श्रीलंका क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेल कर आया है, इस तरह वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज़ बाहर हुआ, उन पर क्या प्रेशर होगा ये आसिफ भाई से जानेंगे, इनके वेस्ट इंडीज़ के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ जय शाह और ज़का अशरफ साहब की जो मीटिंग है वो भी जो है वो मुलाकात जो है वो हो चुकी है, और इसके हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें मजीद करनी है अमेरिका में क्रिकेट के हवाले से। लेकिन सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि आसिफ भाई का जो टेस्ट डेब्यू हुआ है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हुआ, वनडे का भी और साथ साथ टेस्ट मैचेस का भी, और कल से इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, और ये भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये सीरीज। आसिफ भाई, इंडिया को कितनी मुश्किलात हो सकती हैं वेस्ट इंडीज के पिचेस को देखते हुए? और फिर वही सवाल कि वेस्ट इंडीज अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, तो उन पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? देखिए, वेस्ट इंडीज वैसे देखा है, वेस्ट इंडीज इंडिया के मैच का तो मैच नहीं है इस वक्त। इंडिया तो बहुत आगे है उसके हिसाब से, अगर मैचेस देखा जाए। वेस्ट इंडीज वैसे ही उनकी जो क्रिकेट बोर्ड या उनकी टर्मोइल पे बिल्कुल ऐसे है कि हिलजुल रही है, कुछ पता नहीं कौन कब खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन कोच होगा, और जो हाल हुआ भी क्वालिफाइंग राउंड में, तो वो उसके हिसाब से तो उनका तो बहुत ही ऐसी वो कॉन्फिडेंट डाउन हुआ, आपस में उनके प्रॉब्लम्स चल रही होंगे इसके बाद। तो क्या टीम अनाउंस करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई चांस भी है नजर आता है एज ए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू के वेस्ट इंडीज कि वो कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस कर सके अगेंस्ट इंडिया। अगर इंडिया अपनी कोई सी वीक टीम खिला ले जो कि वो भी स्ट्रांग होगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चांस वेस्ट इंडीज का कि इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा इम्पैक्ट डाला। अगर वो इम्पैक्ट डालेंगे उनकी क्रिकेट के बहुत फायदा, बहुत अच्छा है। अगर वो इंडिया के साथ वो अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो उनके अपने लोकल क्रिकेट के फायदा होगा। ठीक है। और विराट कोहली के ऊपर भी बड़ा नजरें होंगी, आपको लगता है कोई रिकॉर्ड साज इनिंग इज ऑन द वे विराट कोहली के जानिब से? देखिए, कोई नेवर नो, इज अ क्लास बैट्समैन, ऑफ कोर्स ही कैन डू एनीथिंग। सही, क्योंकि अब विराट कोहली या रोहित शर्मा इन दोनों में बहुत इंडिया की टीम डिपेंड करती है। अभी रोहित शर्मा पे बहुत तनकीद हुई, उनकी कप्तानी के हवाले से बहुत तनकीद हुई है। आपको लगता है टाइम हैज टू कम टू प्रूफ इन टेस्ट मैचेस? लेकिन मैं अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं जो कि वहाँ के क्रिटिक्स हैं, वो अगर रन में इतना स्कोर कर देंगे तो वो मैं नहीं समझता कि उसको उतना क्रेडिट देंगे। वो यही कहेंगे कि वीक टीम थी, वीक बॉलर जो अगेंस्ट है उसके, ठीक है, जो अगेंस्ट नहीं है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीजन वो करें तो उसको कुछ भी कह सकते हैं, वीक टीम थी या वीक बॉलर थे, इससे रन बना दिए, जो भी चीज़ है। लेकिन इंडिया के लिए तो वो दोनों प्लेयर की प्लेयर्स है ना, चाहे वो परफॉर्मेंस आज नहीं करें तो कल तो जरूर करेंगे वो। सही, ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट पर आते हैं। ये पाकिस्तान के प्लेयर्स, अभी हम्माद आजम ने, एहसान आदिल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और सबकी ख्वाहिश है कि अमेरिका जाएं। अभी समी असलम ने भी एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है, पाकिस्तान में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अमेरिका के क्रिकेट के हालात थोड़े बताएं कि वहाँ पर भी मेजर लीग भी एक होने वाली है, तो मामला क्या चल रहे हैं? देखिए, मेजर लीग क्रिकेट अब जो नया हब है ना वो है यूएसए, ये आपको बता दूं। अभी ये मेजर क्रिकेट लीग स्टार्ट हुई यहाँ पे, जैसे पीएसएल, आईपीएल और सीपीएल, तरह की सारी 6 टीमें फ्रेंचाइज टीमें आ गई हैं, और 13 जुलाई को यहाँ पे मैच है स्टार्ट हो रहा है हमारे डैलस में, ये सबर्ब्स में ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम पे। और उसके जो जितने भी कैपेसिटी थी वो जो मुझे पता चली है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है टिकट्स ना उसके। हालांकि वो जो है वो उसमें उस स्टेडियम में शेड नहीं, और टेक्सास की गर्मी, कराची की गर्मी बिल्कुल इस वक्त।
तो उसमें बैठ के लोग मैच देखेंगे शाम को, तो देखें कितना इंतज़ाम है इस लीग के हिसाब से। उसके बाद जब ये तो स्टार्टिंग जैसे और जितनी भी फ्रेंचाइज लीग स्टार्ट हुई थी और अब जो जिस मकाम पर फ्रेंचाइज लीग खड़ी है, तो उसका भी जो भी रिजल्ट है वो यहाँ भी यही आ गया। पहला साल इसका आप देखिएगा कि इसमें हो सकता है टीम भी बढ़ जाए और इसकी वजह से हमें यूएसए में मोर स्टेडियम्स बन जाए और जो और टॉप प्लेयर्स हैं ये जो वर्ल्ड के हैं, बाबर आजम, विराट कोहली और विलियमसन, ये जितने भी सारे हैं, जो रूट वगैरह जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं T20 के, वो आगे खेलें तो इससे यूएसए क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यूएसए क्रिकेट सर यूएसए क्रिकेट का तो फायदा होगा, सर यूएसए क्रिकेट का फायदा होगा, लेकिन आपको लगता है कि नेशनल टीम का मैं नहीं कह सकता। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा सर, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ यूएसए क्रिकेट को तो ऑब्वियसली फायदा होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लेकिन अगर हम होल सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी मजीद रिटायरमेंट ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से, वेस्ट इंडीज से और भी दीगर कंट्रीज से सामने आना शुरू हो जाएंगी? ना हो सकता है जिनका ये देखने, जैसे समी असलम ने देखा तो उसने अपना जो भी रियासत किया कि उसका कोई फ्यूचर नहीं लग रहा पाकिस्तान में। इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं ओवर द वर्ल्ड के, वो देखेंगे अंदर नहीं हो रहा तो वो यहाँ पे आएंगे खेलने के लिए। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप देखें कि वो यहाँ आए हैं, यहाँ पे सेटल हुए हैं, रेसिडेंसी ली है यूएसए की थ्रू द स्पोर्ट्स, तो फिर वो एक लाइफ सेटल करके यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है जो प्लेयर्स का समझते हैं कि वहाँ पे वो नहीं खेल पा रहे या उनको नहीं अपॉर्चुनिटी थी, तो यूएस एक नया हब है हम प्लेयरों के लिए और सबके लिए। तो यहाँ के जैसे कहते हैं ना, यूएस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स स्टिल प्रोवाइडिंग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द क्रिकेटर्स इवन नाउ। ठीक है। और जब ये लीग की आप बात कर रहे हैं तो जो इत्तलात है वो ये हैं कि इंडिया की कई फ्रेंचाइजीज की जो टीम है वो इस लीग में पार्ट ले रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि अगला हब जो है वो यूएसए क्रिकेट ही होगा, तो अभी से पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को इनिशियल स्टेज में आपको इस लीग को ज्वाइन करना चाहिए? देखें बिल्कुल मेरे हिसाब से करना चाहिए उनको ऐसा, तो अगर वो कर सकते हैं, जैसे हर आईपीएल की कई टीमों ने यहाँ टीमें ले ली हैं, तो वो अपना यूनिवर्सल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड बना रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज अगर वो लेना चाहें तो क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल जैसे श्रीलंका में हमारे कुछ फ्रेंचाइज में ली है टीमें वहाँ पे, तो यूएस में ले सकते हैं। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं कि हाँ कितना एक्सपेंस है, लेकिन ऑफकोर्स सेम एक्सपेंस भी जैसे पीएसएल वगैरह में करते हैं। क्योंकि सर मैंने लेना चाहिए तो कर सकते हैं। क्योंकि सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे थोड़ी देर पहले जय शाह की और ज़ैक अशरफ साहब की मुलाकात हुई है और जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि बड़े अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई है, तो आपको लग रहा है कि अब थोड़ी बर्फ़ पिघलती नजर आएगी और अगर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बेहतर होती है तो अमेरिका की क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा, दोनों टीमों के प्लेयर वहाँ भी मिलजुल के खेलेंगे और खित्ते में क्रिकेट प्रमोट होगी? देखिए जो इंडिया पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो तो ऑलरेडी काउंटी में एक दूसरे साथ खेल ही रहे ना, तो यहाँ भी खेल सकते हैं। उससे इस मीटिंग से कोई ताल्लुक, इस मीटिंग से ताल्लुक है कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम क्या वो आपस में ज्यादा मैचेस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। इस मीटिंग से मैं नहीं समझता कि कोई असर पड़ेगा आउटसाइड द नेशंस क्रिकेट ना। वो अपने फ्रेंचाइज में खेलना चाहे खेल सकते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं या भी ये सब खेलेंगे यहाँ पे, पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पे, तो इंडिया के प्लेयर भी जो भी आएंगे बाद में तो खेलेंगे, साथ ही खेलेंगे ना, मना तो नहीं खेलना। तो वो जो मेन मीटिंग है वो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टाइज के ऊपर है। इसका मेरे ख्याल में आउटसाइड नेशन के खिलाफ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, रेलेवेंसी नहीं उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि इस वक्त आप कोचिंग के असाइनमेंट पे भी लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और जी स्पोर्ट्स को अपना बड़ा वैल्यूबल टाइम आपने प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये थे आसिफ मुस्तफा साहब के जिनका डेब्यू भी जो था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हुआ, वनडे का और टेस्ट का, और आखिरी टेस्ट मैच इन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका खेला और अमेरिका की क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी फाल हैं। आसिफ भाई काफ़ी अरसे से अमेरिका में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और ये वजह थी कि आज के शो में हमने आसिफ मुस्तफा साहब को मदऊ किया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।